इसका इम्प्लीकेशन होगा कि वो जो है आपका जो है टोटलिटी में जो है वो जज जो है वो उनके कार्यकाल में जितने जज बनेंगे वो टोटलिटी में जो है क्या कहते हैं उनकी विचारधारा से संबंधित होंगे, और फिर वो जितना असंवैधानिक काम भी करेंगे उसको उस विचारधारा के जज सही ठहराएंगे, तो संविधान पर ही सीधा हमला होने लगेगा। एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को फिर से लाने की बात चल रही है ना, कि कॉलेजियम सिस्टम की जगह लाया जाए। और जहां तक मैं पूरे जो है वो आपके जब एनजेसी जब बना और जब से कॉलेजियम सिस्टम बना और जब से ये हुआ तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर ये लाएंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है क्या कहते हैं मानेगी कि नहीं मानेगी, इसमें इसका कोई जो है ठिकाना नहीं है। उसमें आदर्श कुमार गोयल से लेके जस्टिस मिश्रा से लेके जस्टिस खानविलकर से लेके जस्टिस हेमंत गुप्ता से लेके और जस्टिस यू ललित तक उसमें शामिल है। इन सब के बैकग्राउंड में इनके द्वारा ये स्वयं संघ में या तो के मतलब शाखाओं में जाने वाले लोग रहे हैं, या इनके पिता, इनके भाई, इनके पितामह की संघ की पृष्ठभूमि रही है। ये सब शोध का विषय है। क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने वाला है? हायर जुडिशरी, क्या कॉलेजियम सिस्टम हायर जुडिशियरी से खत्म होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार में कोई खींचतान है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। डीवाई चंचूर चीफ जस्टिस जब से बनने के तुरंत बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बयान दिया था कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है एक तरह से। और उसके बाद से कई हलकों में, कई जुडिशरी की दुनिया में कई तरह की चर्चा और सरकारी गलियारों में कई तरह की चर्चा सुनी जा रही। क्या वाकई कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा? क्या है मामला? सीधे लिए चलता हूं वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट लेखक जेपी सिंह साहब के पास। उनसे समझते हैं, उनकी पैनी नजर इन सब मामलों पे रहती है। उनसे समझते हैं कि मामला आखिर चल रहा है क्या। और दूसरा कि अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, मान लीजिए, तो उसका प्रभाव जजों की नियुक्ति पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट कई लोग कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं और उसमें रिप्रेजेंटेशन का भी मसला है, सीएसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज को लेकर। और आरोप ये लगता रहा है कि जजेस अपने आसपास और अपने चहेते लोगों को ही जज बनाते हैं। इसको कैसे समझा जाए, ये इस एपिसोड में कोशिश की जा रही है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है सर, नमस्कार। जी नमस्कार। स्वागत देखिए है सर, नमस्कार नमस्कार जी। सर। देखिए, अभी 2-3 महीने से एनजेएसी जो हम्म मोदी जी के कार्यकाल में लाया गया था, संसद से पास हुआ, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम्म उसके कंपोजिशन को लेकर के वर्चस्व जो है सरकार का हो गया था, और इसको सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं था। इस पर पुनर्विचार याचिका भी दाखिल हुई, और ये सब उस सब चीफ जस्टिसों के कार्यकाल में हुआ जी। जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी लीनियंसी दक्षिण पंथ के प्रति थी, या सरकार के प्रति उनकी लीनियंसी थी, या संघ की मानसिकता के प्रति उनकी लीनियंसी थी। उन लोगों ने भी इसे जो है पास होने के बावजूद जो है खारिज कर दिया। पुनर्विचार याचिका गोगोई साहब की अध्यक्षता में 2018 में खारिज कर दी गई। उसके पहले जो है वो 2014 का ये जो बना था एनजेएसी, उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 4-1 से। उसमें जस्टिस चेलमेश्वर ने समर्थन किया था, बाकी लोगों ने इसका विरोध किया था। और उसके बाद जो है वो फिर 5 जजों की पीठ ने इसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का है। सर और ये पहले ये बता दीजिए कि एनजेएसी क्या है, जरा दोस्तों को ये बता नहीं, दीजिए। हम बता रहे हैं, ऐसा है ना कि देखिए कुछ जजों के मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद आपके 2000, वर्ष 2000 के पहले, 90 से 2000 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉलेजियम व्यवस्था बनाई थी कि जो है वो क्या कहते हैं, जज ही जज की नियुक्ति करेंगे, जैसा कि इसको आम भाषा में कहा जाता है। जी। और उस समय की तात्कालिक स्थिति ये थी कि इमरजेंसी बीत चुकी थी। हम्म। इमरजेंसी के दौरान सुपरसीड किया गया था, एएन रे को जो है जस्टिस खन्ना के ऊपर सुपरसीड किया गया था और जस्टिस खन्ना ने रिजाइन कर दिया था। जी। उस समय ये माना जाता था कि जो नियुक्तियां हैं वो चूंकि सरकार कर रही है और सरकार ज्यादा समय से कांग्रेस की ही कर थी, तो उसमें जजों को लग रहा था कि वो जो है ज्यादातर जो है वो कोई गलती से इधर उधर से आ गया, अलग बात है, वरना वो कांग्रेस जो है अपने लोगों की नियुक्तियां जजशिप में कर रही है। जी। तो नतीजा था कि जो लोग खारिज किए थे उनके बारे में भी उस समय कहा जा रहा था कि इसमें से बहुत से लोग खारिज करने वाले जो सीनियर जजेस शामिल थे उसमें था कि उसमें भी कुछ लोग दक्षिणपंथी जजेस हैं जो आपके सुपरसीड करने को लेकर के जिसमें काफी वो हुई थी। लेकिन तब से चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो या तटस्थ जज हो, जो भी उनकी मानसिकता हो, कॉलेजियम को लेकर के जजशिप जो है या न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका जो है अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है अपॉइंटमेंट। जब हम्म। एनजेएसी बना कि मतलब उसको कॉलेजियम को रिप्लेस किया जाए, तो उसका जो कंपोजिशन था वो इस तरह से था कि उसमें सरकार का वर्चस्व था। उसको जो हम्म। है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जी। जी। क्यों? क्योंकि जो नियुक्ति होती है फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया बड़ी दुरूह होती है। आप एक बार प्रधानमंत्री को चुनाव में हरा के हटा सकते हैं, लेकिन एक बार जो हाई कोर्ट का जज बन गया या सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसको पूरे कार्यकाल तक आप हटा तब तक नहीं सकते जब तक जो है वो संसद में जो है महाअभियोग प्रस्ताव पारित न हो। आप उसको दंडित नहीं कर सकते। एक बार आप हाई कोर्ट के जज का तो काम भी ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का काम कैसे ले लेंगे आप? तो इस तरह ऐसी चीजें हैं कि एक बार जो हो गया वो समझ लीजिए कि वो इतना शक्तिशाली होता है, जो सरकार से भी जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सरकार तो चुनी हुई है, 5 साल में हटाई जा सकती है। लेकिन जो हम्म। न्यायपालिका में जज हो गया उसको उसके कार्यकाल के पहले आपको हटाया जाना का जो है कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो है आपका उसका हटाए जाने का प्रावधान एक है जो आप महाअभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। इसलिए हम्म। सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार जज हो जाता है, हाई कोर्ट में हो जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया है ही हम्म। नहीं संविधान में। है वो इतनी दुरूह है कि उसमें जो है वो महाभियोग प्रस्ताव आए लाए जाने पर भी जो है वो क्या कहते हैं, महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। अभी तक तो नहीं हुआ, रामास्वामी से लेके अभी तक कोई महाभियोग आया जरूर कई तो, लेकिन पारित नहीं हुआ। खैर, अभी तत्काल की का मामला ये है कि 2 साल तक जस्टिस चंद्रचूड़ को रहना है। हम्म। अब ये 2 साल में तमाम नियुक्तियां जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में होनी है। चंद्रचूड़ के बारे में माना जाता है कि ये जो है तटस्थ जज हैं, मतलब कम से कम दक्षिणपंथी उस तरह से नहीं है जिस तरह जो है जुडिशरी में तमाम लोग जो है हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से भरे गए थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2 तरह के जजेस भर्ती हुए। एक तो कानून मंत्री थे जेटली साहब, जेटली लॉबी के लोग भर्ती हुए। उसमें ये नहीं था कि दक्षिणपंथी हैं कि क्या है, विचारधारा से क्या है। लेकिन एक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आपका अधिवक्ता सभा जो है, जो भाजपा का एक जो है मतलब अधिवक्ता संगठन है, उसके तमाम लोग जो है क्या कहते हैं उसमें भर्ती हुए। जो उनकी भर्ती जो है आपके जो है वो फिर बीच में जो यूपीए सरकार आ गई थी तो उसमें अगर इक्का दुक्का हुए हो तो हुए हो, नहीं तो बाकी जो है उस समय हुए थे। और फिर जो मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में उसमें हो रहे हैं। लेकिन उस समय जेटली लॉबी के भी जज लोग उसमें बने थे। और वो जो जज हाई कोर्ट में बने थे वो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग एलिवेट हो गए। उसमें हम्म। आदर्श कुमार गोयल से लेके जस्टिस मिश्रा से लेके जस्टिस खानविलकर से लेके जस्टिस हेमंत गुप्ता से लेके और जस्टिस यू ललित तक उसमें शामिल है। हम्म। इन सब के बैकग्राउंड में
इन सब के बैकग्राउंड में इनके द्वारा ये स्वयं संघ में या तो के मतलब शाखाओं में जाने वाले लोग रहे हैं, या इनके पिता, इनके भाई, इनके पितामह की संघ की पृष्ठभूमि रही है। ये सब शोध का विषय है। ये जो है ये शोध हम लोग जो है आपस की बहस में नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन ये जी। सब शोध का विषय है कि आदर्श कुमार गोयल से लेकर के हेमंत गुप्ता से लेके जस्टिस खानविलकर से लेके जस्टिस यूएल ललित तक तमाम जज हैं। जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा ने अपने भाई को भी जज बनवा दिया। तो कहने का मतलब है, लेकिन इस पीरियड में, मोदी जी के पीरियड में कम से कम 50-50 का मामला चल रहा था। हम्म। वो जज चाहे जस्टिस जो है रंजन गोगोई हो, वो चाहे जस्टिस बोबोड़े हो, चाहे वो जस्टिस दीपक मिश्रा हो, इवन जस्टिस रमना, ये भी ऊपर से बहुत ज्यादा तटस्थ बनते थे, लेकिन इनके भी कार्यकाल में कम से कम 50-50 का मामला चल रहा था। और सबसे ताजा उदाहरण तो जस्टिस रमना का आपका जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, जहां 11 जजों में कम से कम 6 जज ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो क्या कहते हैं, आपका अधिवक्ता सभा की या जो है संघ की पृष्ठभूमि के लोग जो है जज बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका उदाहरण है, तमाम तमाम लोग जो है उसके संघ के पृष्ठभूमि के रमना साहब के कार्यकाल में बने हैं। अब सवाल जी। इस बात का है कि अभी तक जो है चंद्रचूड़ का कार्यकाल शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार को मतलब अंदेशा है, जी। उसके सरकार के आचरण से ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये अंदेशा है कि जो है रमना साहब की तरह ये चलेंगे या ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलेंगे। इसलिए जो है एनएजीसी को एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को फिर से लाने की बात चल रही है ना, हम्म। कि हम्म। कॉलेजियम सिस्टम की जगह लाया जाए। और जहां तक मैं पूरे जो है वो आपके जब एनजेसी जब बना और जब से कॉलेजियम सिस्टम बना और जब से ये हुआ, तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर ये लाएंगे भी हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है क्या कहते हैं मानेगी कि नहीं मानेगी, इसमें इसका कोई जो है ठिकाना नहीं है। और ज्यादातर उम्मीद यही पाई जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर खारिज कर देगी। लेकिन अभी इस पर मामला इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि रिजू साहब जो कह रहे हैं कि हम इस पे जो है सरकार मूक दर्शक नहीं बनेगी, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम इस पे जो है पूरा जो है वो कर रहे हैं। और ललित साहब ने अभी कहा हिंदुस्तान समिट में कि कॉलेजियम प्रणाली और तमाम प्रणालियों से बेहतर हम्म। है ना। लेकिन सरकार ला सकती है, लेकिन सरकार एनजेएसी को किसी भी दूसरे रूप में लाने का प्रयास कर सकती है, ला सकती है। उससे एक मतलब मिला कि कहीं भीतर भीतर तैयारी हो रही, कुछ नहीं तो एक पब्लिक परसेप्शन में ही जाने की तैयारी हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट माने स्वेच्छाचारिता कर रहा है और संसद के कानून को नहीं मान रहा है, तो एक परसेप्शन मान ली बनेगा ना। अब 2024 में नवंबर में जो है इनका रिटायरमेंट है जस्टिस चंद्रचूड़ का, हम्म। और 2024 में आपके मई तक जो है वो क्या कहते हैं चुनाव हो जाएगा। तो सरकार के लिए एक जो है मतलब ये है कि भाई दो हो जाएगा तो हो सकता है कि जो मनमानी सरकार जो है चुनाव आयोग तमाम लोग करती है, वो चंद्रचूड़ साहब उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो चुनाव होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम्म। यह है कि प्रधानमंत्री ने भले हिमाचल चुनाव ही हो उसके बहाने चंद्रचूड़ के शपथ ग्रहण में न जाकर के अपनी नाराजगी तो प्रदर्शित ही कर दी है। हम्म। क्योंकि नहीं तो इतने बड़ा कार्य था कि देश का जो दूसरा सबसे बड़ा चीफ राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक अधिकारी है, संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति है, उसके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री जो है वो न शामिल हो, वाइस प्रेसिडेंट से लेके गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके तमाम लोग प्रोटोकॉल में शामिल हुए, केवल प्रधानमंत्री अनुपस्थित थे। तो इसलिए इधर जो है ललित ने कहा, इधर ये किया, तो इसलिए ये जो है आपका मतलब ये है कि ये सरकार ला सकती है। और ऐसा किरण रिजिजू जी ने भी जो अपनी बोली भाषा में कहा कि साहब हम इस पर इंतजार नहीं करेंगे, हम जो है मूक दर्शक बन के नहीं देखेंगे, ये सरकार का काम है, ये जो है जुडिशरी सर, का काम नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट करे। जी। अगर इस सरकार ये प्रस्ताव भेजती है और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है, उसको इनकार जी। कर देता है, जी। तो क्या सरकार संसद में बहुमत से कानून नहीं बनवा सकती है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो? जी कानूनी तो था, एनजेएसी कानून के ही रूप में संविधान संशोधन के रूप में लाया गया था।
अच्छा और उसको उन्होंने असंवैधानिक घोषित करके स्ट्रक डाउन कर दिया। और ये जो अच्छा। दोबारा लाएंगे तो उसको भी स्ट्रक डाउन कर देंगे। अब उसके लिए आपको पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा, नया संविधान लाना पड़ेगा। तैयारी तो अंदर जी। अंदर चल रही है नए अब संविधान की। अंदर संविधान की तो संगमा की कमेटी बनी थी, उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन देखिए, जब पूरे देश को आपने शीशे में उतारने की कोशिश की अच्छे दिन से लेकर के, और आपका डिमोनेटाइजेशन से लेके ये कि आप सब बिल्कुल आमूल परिवर्तन कर देंगे, उसका इच्छित रिजल्ट नहीं निकला ना। हम्म। अगर उसका इच्छित रिजल्ट निकलता, पूरा देश आपकी बिरदावली गाता, तो आप कहते कि संविधान भी बेकार है, हम ये संविधान ला रहे हैं। हम्म तो माइनॉरिटी ये चिल्लाता रहता, आप संविधान ले आते। लेकिन अभी तो हम्म मामला सब उल्टा हो गया है, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर पाए। हम्म आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। आप कंबोडिया के बारे में देखिए। कंबोडिया में अल्ट्रा, जो वो थे आपके, क्या कहते हैं, लेफ्ट कह लीजिए या अल्ट्रा विचारधारा के जो लोग थे, खमेर रूज, पोल पार्ट की हम्म अध्यक्षता में उन्होंने पूरे कंबोडिया में जो है, क्या कहते हैं, नरोत्तम सिंह नूक का शासन उलट दिया था, पूरे कंबोडिया में कब्जा कर लिया था। हम्म लेकिन कब्जा करने के बाद वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो कंबोडिया की जनता ने जो है वो मार के भगा दिया उनको, हम्म और खमेर रूजों का सफाया हो गया और फिर से पुरानी व्यवस्था कायम की। इस दौरान जो है खमेर रूजों ने तमाम बुद्धिजीवियों को मरवा करके जो है वो सामूहिक कब्रगाह बनवा दिया था कंबोडिया में। ये सारी समस्या की जड़ बुद्धिजीवी हैं, यही दिमाग से सब डिस्टरबेंस करते हैं। तो वो चाहे अल्ट्रा रेड हो या जो भी हो, लेकिन उनकी सोच तो वही थी ना, फासिस्ट कि हम्म फासिस्ट सोच में दिमाग ही पर सबसे पहले हमला करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिमाग वाला आदमी ना रहे। हमने कहा काला हम्म। तो सफेद भी हो तो काला कहे, हम कहें लाल तो वो जो है वो नीला भी हो तो लाल कहे। ये मामला हम है। लोग किस इसलिए हम लोग किस हाँ, कैटेगरी में हैं? अब हम लोग तो सर जो है व्यवस्था विरोधी हैं, तो हम लोगों को कोई अल्ट्रा रेड कह सकता है, हम लोगों को कोई एक्टिविस्ट कह सकता है, हम लोगों को कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा सर, अगर मान लिया हाँ जाए कि जी। इस सरकार के हाथ में आ जाता है जजों की नियुक्ति का मामला, तो इसका जी, इम्प्लीकेशन क्या? इसका इम्प्लीकेशन होगा कि वो जो है आपका जो है टोटलिटी में जो है वो जज जो है वो उनके कार्यकाल में जितने जज बनेंगे, वो टोटलिटी में जो है, क्या कहते हैं, उनकी विचारधारा से संबंधित होंगे, और फिर वो जितना असंवैधानिक काम भी करेंगे उसको उस हम्म विचारधारा के जज सही ठहराएंगे, तो हम्म संविधान पर ही सीधा हमला होने लगेगा। अभी तो आपने सिर्फ वानगी देखी थी कोविड के दौरान ना, हम्म या उसके पहले जो है आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी मोड में था, वहां संविधान और कानून के शासन की बात ही नहीं होती थी। होता था कि हम्म राष्ट्रहित में ये उचित है कि नहीं उचित है। फिर हम्म राष्ट्रहित में वही उचित होता है जो सरकार के लिए उचित होता है। राष्ट्रहित की परिभाषा सरकार के हित में जो हो, मोटा मोटी वो है। कहने के लिए भले हो कि हम राष्ट्र के हित में कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में हम अपने नजरिए से कर रहे हैं, और हमारे नजरिए में जो सरकार का हित है वो राष्ट्रहित है। हम्म, अब इमरजेंसी में भी जी। तमाम एक्टिविस्ट बंद किए गए थे, तो बहुत लोग उसमें कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस के किसी नेता की व्यक्तिगत आलोचना करना राष्ट्र की या देश की आलोचना नहीं है। हम्म अगर आप राष्ट्र विरोधी जो है, आप संविधान की आलोचना करते हैं, आप राष्ट्र की उस तरह आलोचना, आप चुने हुए नेता की आलोचना करते हैं, तो राष्ट्र विरोधी नहीं है। तमाम लोग इसमें हम्म छोड़े जाने लगे। और अभी भी जो है कोर्ट जो है लगातार कई बार होल्ड कर चुकी है। कोर्ट कई बार होल्ड कर चुकी है कि जो है सरकारों की आलोचना करना, ये कहीं से भी जो है वो, क्या कहते हैं, मतलब देशद्रोह नहीं है। उसमें इंदिरा गांधी को भी था कि ऐसे बंद किया गया था कि रतन लाल जी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कैंपस में एक जगह जो है खड़े होकर के जो है भाषण दे रहे थे, और इंदिरा गांधी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह कह रहे थे, उस तरह कह रहे थे। तो हुआ कि भाई ये जो है राष्ट्रद्रोह नहीं है। हम्म राष्ट्रद्रोह जो है राष्ट्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आप कहेंगे तो जी। राष्ट्रद्रोह है। ये अभी भी कहा जा रहा है, यही परिभाषा अभी भी है। लेकिन जब दक्षिणपंथी जज बैठेंगे, जैसे बीच में सारा मामला राष्ट्रहित से हो गया था कि राष्ट्रहित में ये है, राष्ट्रहित में ये है, राष्ट्रहित में ये है, इसलिए जायज है। आपने देखा होगा कि इतने मजदूर चले आ रहे थे, जी
और वो वो भी राष्ट्रीय उनको जो हित। है, हाँ, राष्ट्रहित में जो है सुप्रीम कोर्ट उसको शुरू में संज्ञान में नहीं ले रहा था, सीधे सीधे खारिज कर दे रहा था। नहीं अभी तो भी तो राष्ट्र, बहुत सारे जजेस जो है सरकार के विचारधारा से के समर्थक जजेस रहे सुप्रीम कोर्ट में, तब हाँ भी ये भाई, अब पास नहीं। जी। अभी जो सर अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो सुप्रीम कोर्ट में बीजारोपण हुआ था, वही तो जो है पेड़ के रूप में जो है क्या कहते हैं अभी वृक्ष के रूप में है। और बीच में एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें बड़ा गैप होने वाला है, क्योंकि जब 8-10 साल का जो है यूपीए की सरकार थी, उस समय जो है इनके जो है वो क्या कहते हैं लोग, अगर कोई मुखौटा पहन के घुस गया तो अलग बात है, अदरवाइज घोषित रूप से वो जो है अधिवक्ता सभा, जो इनका अधिवक्ता परिषद, जो इनका अधिवक्ता सभा हम कह रहे हैं, अधिवक्ता परिषद जो इनका है, उससे लोग नहीं गए, उससे नहीं चुने गए। तो वो बीच में अभी 10 साल एक ऐसा गैप आएगा जिसमें टॉप पर बहुत कम लोग इनके बचेंगे, आप बता रहे। तो इसको ये हम्म। नहीं चाहते कि सरकार आए जाए, हमारे लोग जो है हर जगह, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, जितने भी महत्वपूर्ण बौद्धिक और आपके संवैधानिक जो है वो संस्थाएं हैं, सब जगह अपने लोगों को घुसाने की आपसे बता रहे हैं। हम्म। आपने देखा होगा कि एक दौर ऐसा था कि जिसमें आपका क्या कहते हैं इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही दक्षिणपंथी टाइप के लोगों को जो है वो मतलब बड़े पैमाने पर आपके घुसाया था। ये तो तमाम जो है 8 साल से सर आपके जी। इनकी सरकार नहीं थी और इन्होंने पत्रकारिता तक में जो है अपने कैडर के लोगों को घुसा दिया था। उसके तमाम लोग, राम बहादुर राय से लेके आपके क्या कहते हैं सुनील देव तक जो है, मतलब तमाम लोग की गैलेक्सी है जो दक्षिणपंथी पत्रकार पत्रकार हैं, और वो सब जो है वो आपके इनके कैडर से आए थे, जनसत्ता में ही घुस गए थे, आपसे बता रहे। हम्म। जी, प्रभात सर जोशी ये की सहायता से। जी 8 साल से सरकार है, लेकिन ये सरकार की ओर से जो गहमा गहमी है जी, ज्यादा अभी हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके बीच में तो 2018 तक आपका जो है एनजेसी का ही मामला चल रहा था ना। हम्म। 2014 में जो है वो आपके इन्होंने पास किया, 2015 में वो स्ट्रक डाउन हो गया। उसके हम्म। बाद जो है वो आपका 500 दिन से अधिक समय बाद जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई, जो गोगोई के कार्यकाल में आपके फिर से 2018 में खारिज हुई। तो 18 से भी 22 है, तो 18 से 22 है, तो 22 में जो है ये हुआ कि जब तक मान लिया ललित हैं तब तक जो है वो अभी ये था कि ललित होंगे इसके बाद, और रमना साहब तो सरेंडर हो गए थे भीतर भीतर कि 50% तुम्हारे, 50% हमारे, जैसे पहले से चल रहा था, तो भी सरकार को उतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो सीधे सीधे आ गया कि जो है चंद्रचूड़ हैं, और चंद्रचूड़ ने अपने तेवर, आखिरी जो 30 सितंबर को कॉलेजियम की बैठक हुई थी उसमें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखा दिया था। कैसे कि 30 तारीख हम्म। को उसकी बैठक थी, चंद्रचूड़ साहब उस दिन 9-10 बजे रात तक जो है कोर्ट में ही बैठे रहे। तो हम्म। शामिल नहीं हुए मीटिंग में, कॉलेजियम की मीटिंग में नहीं शामिल हुए, तो कॉलेजियम का कोरम नहीं पूरा हुआ। उसमें जो 5 लोगों का नाम आया, उस 5 लोगों में जो है आपके वैद्यनाथन साहब एक वकील हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक हैं। तो ये इनके नहीं शामिल होने से वो नाम पास नहीं हो पाया, तो उन्होंने 22 सर्कुलेशन चलाने की कोशिश की। तो जब 22 सर्कुलेशन चलाने की कोशिश की तो उसमें जो है क्या कहते हैं जस्टिस नजीर और जस्टिस चंद्रचूड़ ने आपत्ति व्यक्त कर दी कि ये फिजिकल होना चाहिए। उसके बाद दशहरे का अवकाश पड़ रहा था। उसके बाद 8-9 तारीख को जो है आपके नवंबर में रिटायरमेंट था ललित साहब का, तो इसलिए वो मामला रुक गया। तो वो रुक जाने से ये पता चल गया ना कि मतलब क्या कहते हैं चंद्रचूड़ का रुख क्या होगा, हम्म। है ना। वो कहते हैं कि नहीं, पालने में ही हम्म। पूत का जो है वो पता चल जाता है। तो ये क्या होगा, वो हम्म। उस रुख से जो है वो क्या कहते हैं मतलब कि सरकार जो है वो पहले से ही भूमिका बनाने लगी, एनजेएसी। जी। अब वो कहते हो ना कि ये एक दबाव बनाने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि हम चाहे जैसे पास करें ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा, लेकिन हम एक पब्लिक परसेप्शन तो बनाएंगे ना। बहुत सी चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए ही नहीं लागू होती सर, बहुत सी चीजें सर जो है वो क्या कहते हैं मतलब इनडायरेक्टली प्रभावित करने के लिए भी लागू होती। जी एक आखिरी सवाल। जी जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत ही फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, जातिवाद, तमाम तरह के मसले होते रहते हैं, जी और संविधान को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। जी भारत के समाज का चरित्र को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहिए और उसके
डाइवर्स स्वरूप को जुडिशरी में नहीं झलकना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आप यही देखिए कि जो जो अभी आपका ईडब्ल्यूएस पर जो कंपोजिशन था आपकी संविधान पीठ का, हम्म। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो रिप्रेजेंटेशन है दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज का सुप्रीम कोर्ट में। एक ही लोग हों, एकाध है। दो ही लोग हों, हाँ है ना। तो उनको, जी। नजीर को क्यों नहीं रखा? हम्म। और जो आपके क्या कहते हैं, मतलब जो एक दो दलित तबके से जो जज इन्होंने जो नियुक्त किया है, हम्म। उनमें से किसी को क्यों नहीं रखा? एकदम। नजीर तो सीनियर आदमी थे ना। तो आप जब फैसला करते हैं, आप जब जो है किसी चीज से फैसला, अच्छा फिर पारसी जज को आपने जो रखा, वो उनके बारे में पहले से ही है कि वो आपकी गिरदावली गाते हैं। एक पारसी वाला को आपने रखा, आपने जस्टिस नजीर को क्यों नहीं रखा? आपने एससी हम्म। कोटे के जज को क्यों नहीं रखा? और फिर जब हम्म। आपने फैसला दिया कि ये उचित है और सब कुछ है, तो उसमें फिर आपने आगे की व्यवस्था क्यों नहीं दी कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, बाकी जो है अब अनलिमिटेड नहीं हो सकता? अब हर जगह तो शुरू हो गया है। हम्म। 100% रिजर्वेशन की ओर मामला जा रहा है, क्योंकि सब जगह जब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 85-15 का मामला है। हम्म। 85-15 के मामले में जब बहुमत 85 है, हम्म। तो वो बहुमत 85 जो है अपने अधिकार के लिए, और उसके आधार पर जब वो चुने जाते हैं, तो चुने हम्म। जाते हैं तो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो ये जाहिर कहाँ है। रुकेगा जा करके, आप बता रहे हैं? जी जी जी। ये कहाँ रुकेगा? भाई होने तो लगी मांग कि आप जो है 100% रिजर्वेशन कर दीजिए। जिस जाति का जितना परसेंटेज हो, उसके उतने जज, उतनी नौकरी में आप नियुक्तियां देना शुरू कर दीजिए। अब जो है वो सब छोड़िए कि 25% है, 50% है, 30% है। और जी उसके जी। लिए आप जातिगत जनगणना कराइए। आप जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? हम्म। 85% लोगों की डिमांड है कि जातिगत जनगणना हो, आप क्यों भाग रहे हैं? जी मैं जी तो जी। 15% पे हूं और मैं कह रहा हूं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब आप हम्म। इस तरह की चीजों से चलेंगे, तो मेरा कहना है कि जो देश की जनता है लोकतंत्र में, अगर जी। 1 रुपए में उसका जो है 15% हिस्सा है, 1 रुपए में उसका 30% हिस्सा है, 1 रुपए में उसका 7% हिस्सा है, तो केवल 5% लोग जो है बाकी 95% का भोजन क्यों अकेले करें? हम्म। सबको नहीं, हिस्सा मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य की बात ही नहीं है सर। जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं सरकारी नौकरियों में, जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं सरकार के उसमें, उसको आपने उनके जो है आर्थिक आधार पर 10% दे दिया, तो बाकी लोगों के जी। आर्थिक आधार पर भी दीजिए। हाँ। हाँ, जी आप जी बाकी जी। लोगों के भी आर्थिक आधार पर दीजिए। जी। हाँ, बाकी रैशनल चलिए ना। आप अगर रचना। समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, सबको गैर बराबरी खत्म करना चाहते हैं, तो आप किसी का वर्चस्व क्यों बनाए रखना चाहते हैं? मैं क्षत्रिय हूं तो मैं कहूँ कि नहीं, क्षत्रियों को ही 100% मिलना चाहिए। हो सकता है हम्म। हमारी बात से बहुत क्षत्रिय हमसे नाराज हो जाएं कि आप जो है हमेशा क्षत्रिय विरोधी बात करते हैं। हम हम्म। रैशनल बात करते हैं। हम जो है वो समता मूलक समाज को चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सब जातिवाद पातिवाद हो। हमें हम्म। दोहरे चरित्र को जो है, हमें मुझे बर्दाश्त नहीं है, आपसे बता जी 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 जी। दें। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जी। शुक्रिया सर। जी। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं जो बोलते हैं, एकदम ताल ठोक के बोलते हैं। ये बहस देखते रहिएगा लगातार। जुडिशरी, कोलिजियम सिस्टम और सरकार के बीच जो खींचतान है, इसमें ये बहस जारी रहेगा। देखते रहिए क्या कोलिजियम सिस्टम खत्म होगा। पूरा वीडियो देखिए, बच्चों को भी सुनाइए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड। शुक्रिया। थैंक यू सर। जी सर।